नमस्ते दोस्तों, मंडे ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह है आपका वीकली रेगुलेटरी और पॉलिसी अपडेट। जी हाँ, और आज हम नजर डालेंगे बिजनेस और इकोनॉमी पर, आरबीआई के जो नए अपडेट्स आए हैं उन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में क्या चल रहा है, ईएसजी यानी एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट्स हैं, और हाँ, कुछ जरूरी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं इस हफ्ते के। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर खबर को थोड़ा आसान भाषा में समझें, इसका असल असर बिजनेस पर, हमारी इन्वेस्टमेंट्स पर और रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या हो सकता है, उसका एक अंदाजा लगाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर पिछले 11 साल में सबसे कम है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का ये बयान है। जी, ये खबर काफी अहम है, और ये सिर्फ एक बयान नहीं है। जैसा कि वो बता रहे थे, जरूरी चीजों की कीमतें उनको ट्रैक करने के लिए देश भर में करीब 474 सेंटर्स हैं जहां से डेटा मॉनिटर किया जा रहा है। 474 सेंटर्स। अच्छा। तो मतलब डेटा पर आधारित है ये दावा। हाँ, ऐसा सरकार का कहना है। और इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत अब दुनिया का 13वां देश बन गया है जो OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। OIML, ये क्या है? इसका क्या मतलब है हमारे लिए? देखिए, OIML है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये संस्था वजन और माप मतलब वेट्स एंड मेजर्स के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करती है। तो अब भारत ये सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। इसका मतलब है कि भारत में बने हुए जो वजन और माप के उपकरण हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं, उन्हें ग्लोबल मान्यता मिलेगी। ओह, तो ये तो मेड इन इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एक्सेप्टेंस के लिए ये एक बड़ा कदम है, और इसमें हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS का रोल भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ, BIS आजकल काफी एक्टिव है। जी, लगभग 24,000 स्टैंडर्ड्स मैनेज कर रहा है BIS। सर्टिफिकेशन का दायरा भी बढ़ाया है। जैसे आपने देखा होगा, गोल्ड ज्वेलरी पर UHID हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। ये सब क्वालिटी कंट्रोल के लिए जरूरी है। और जो सरकार की बड़ी स्कीम्स चल रही हैं, PLI, सेमिकॉन इंडिया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इनका कुछ असर दिख रहा है। हाँ, इन सब का मकसद यही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का हब बने। निवेश आ रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, और एक और प्रोजेक्ट है जो NPL और ISRO मिलकर कर रहे हैं, देश में 5 जगहों से बिल्कुल सटीक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ब्रॉडकास्ट करने का। अच्छा, तो मतलब स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, टाइम, हर चीज पर फोकस है। तो उपभोक्ताओं के लिए तो ये अच्छी खबर है। अब व्यापार पर आते हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का कहना है कि इस साल एक्सपोर्ट्स लगभग 6% बढ़ सकते हैं। जी, पिछले साल के मुकाबले 6% की ग्रोथ का अनुमान है। दुनिया भर में थोड़ी सुस्ती की बातें हो रही हैं, उसके पीछे एक पॉजिटिव साइन है, और इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। हाँ, FTAs पे काफी जोर है आजकल। EU के साथ सुना है इस साल के अंत तक फाइनल करने का टारगेट है। जी, EU के साथ टारगेट तो यही है, और UAE के साथ तो आपको याद होगा रिकॉर्ड 88 दिनों में FTA फाइनल हुआ था। हाँ, वो तो बहुत तेजी से हुआ था। बिल्कुल, और मंत्री जी बता रहे थे कि उसके बाद UAE को हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है। UAE को वो अफ्रीका, गल्फ और ईस्टर्न यूरोप के लिए गेटवे की तरह भी देख रहे हैं, जहां से भारतीय बिजनेस के लिए काफी अवसर खुल सकते हैं और निवेश भी आ सकता है। ये बात भारत की बढ़ती इकोनॉमी की तरफ भी इशारा करती है। 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन प्लस का जो लक्ष्य है, लेकिन इस ग्रोथ के बीच रोजगार का क्या सीन है? इस पर कुछ बात हुई? हाँ, इस पर भी बात हुई। उनका कहना था कि बेरोजगारी दर अभी 5.1% है, जो हाल के समय में सबसे कम है। उन्होंने L&T जैसी कंपनी का उदाहरण भी दिया कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ रही है। तो ये दिखाता है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी तो है, पर शायद स्किल लेबर की डिमांड और सप्लाई में गैप भी है। ये जरूरी पॉइंट है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, GST 2.0 जैसे रिफॉर्म से निवेश और जॉब्स तो बढ़ेंगे, लेकिन स्किलिंग पर भी ध्यान देना होगा। और कौन कौन से देशों से FTA की बात चल रही है? पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान, इन सब के साथ भी बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर भारत अपने ट्रेड संबंधों को मजबूत करने तक काफी फोकस कर रहा है। FTAs उसका एक बड़ा जरिया है। ठीक है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक खबर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने JSW पेंट्स को एक्जो नोबेल इंडिया में 75% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये एक बड़ी डील है पेंट सेक्टर में। ये अधिग्रहण होगा एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए, और फिर एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी आएगा। ओपन ऑफर मतलब मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए? हाँ, मौजूदा शेयर होल्डर्स को अपने शेयर बेचने का मौका मिलेगा। तो खरीदने वाली कंपनी है JSW पेंट्स, जो JSW ग्रुप का हिस्सा है, और टारगेट है एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड, जो खुद एक्सो नोबेल ग्रुप एक मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा है। दोनों ही डेकोरेटिव पेंट्स और इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में है। तो सीधा मतलब है पेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन। JSW पेंट्स काफी बड़ा प्लेयर बन जाएगा इससे। निश्चित रूप से। बाजार में कंपटीशन कैसे बदलता है ये देखना होगा। कीमतों पर, इनोवेशन पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। अब एक और बड़ा फैसला जिसका असर शायद हम सब पर सीधे पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये कितना बड़ा कदम है क्लीन एनर्जी के लिए? ये बहुत बड़ा कदम है। मैं कहूंगा गेम चेंजर हो सकता है। 12% से सीधे 5%, मतलब 7% की सीधी कटौती। इसका असर ये होगा कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट कम होगी, बिजली बनाना सस्ता होगा। और उम्मीद है कि ये फायदा आगे पास ऑन होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है कि अंततः उपभोक्ताओं तक इसका फायदा पहुंचे।
जैसे मान लीजिए कोई बड़ा यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट है तो उसकी लागत प्रति मेगावाट एमडब्ल्यू करीब 20 से 25 लाख रुपए कम हो सकती है। अगर कोई 500 एमडब्ल्यू का पार्क लगा रहा है तो सोचिए 100 करोड़ से ज्यादा की बचत। 100 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और जो बिजली बांटने वाली कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स, उनके लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी खरीदना सस्ता होगा। अनुमान है कि सालाना 2000 से 3000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। और आम लोग जो घरों पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, पीएम सूर्य घर योजना, उनके लिए भी अच्छी खबर है, रूफटॉप सोलर सिस्टम सस्ते हो जाएंगे। एक आम 3 किलोवाट सिस्टम पर करीब 9000 से 10,500 रुपए की कमी आ सकती है। इसी तरह पीएम-केएसएम योजना में किसानों के लिए सोलर पंप लगाना भी सस्ता होगा। एक 5 हॉर्स पावर पंप पर करीब 17,500 रुपए की बचत। अगर 10 लाख पंप लगते हैं तो करीब 1750 करोड़ की कुल बचत। मतलब ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, आम लोगों और किसानों के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल क्या इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल। जब कंपोनेंट सस्ते होंगे तो जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी लागत भी 3-4% कम हो सकती है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सीधा सपोर्ट है। और नौकरियां, अगले दशक में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 5 से 7 लाख नई ग्रीन जॉब्स आने की संभावना है। और सबसे जरूरी, पर्यावरण पर क्या असर होगा? वहीं सबसे बड़ा फायदा है। जीएसटी कम होने से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेजी से लगेंगे। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 300 गीगावाट जीडब्ल्यू नई रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ना। उसमें ये बहुत मदद करेगा। इससे हर साल करीब 50 से 70 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन टाना जा सकेगा। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, तो ये वाकई एक मल्टी डायमेंशनल पॉजिटिव कदम है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग की तरफ। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, जो ऑडिटर्स की रेगुलेटर है, उसने ऑडिट प्रोफेशनल से जुड़ने के लिए आउटरीच प्रोग्राम शुरू किए हैं। जी, NFRA की ये पहल है। इसका टाइटल है क्रिएटिंग अ बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड। मकसद साफ है, ऑडिट क्वालिटी को बेहतर बनाना, सस्टेनेबल ऑडिट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना और स्टेक होल्डर्स से, खासकर ऑडिटर्स से फीडबैक लेना, बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करना। पहला प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ, अगला इंदौर में है। NFRA के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने इसे इनॉग्रेट किया था और एक सर्वे भी शुरू हुआ है। हाँ, NFRA ने अपना पहला ऑडिट फर्म सर्वे 2025 भी लॉन्च किया है। ये सब दिखाता है कि रेगुलेटर ऑडिट क्वालिटी को लेकर अब ज्यादा प्रोएक्टिव है और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में यह अच्छा संकेत है। एग्रीगेटर्स के लिए नए रेगुलेशन डायरेक्शंस 2025 जारी किए हैं। पहले तो ये बताएं कि ये पेमेंट एग्रीगेटर्स होते कौन हैं और इन नए नियमों में क्या खास है? पेमेंट एग्रीगेटर्स या PAs वो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन मर्चेंट्स और ग्राहकों के बीच पेमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं। जैसे आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट गेटवे आता है, रेज़रपे, पेयू वगैरह। ये सब PAs हैं। RBI ने इनके लिए नई मास्टर डायरेक्शंस जारी किए हैं। इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को संभालने वाले PAs के नियम भी शामिल हैं। ये अप्रैल 2024 के ड्राफ्ट गाइडलाइंस और स्टेक होल्डर फीडबैक पर आधारित हैं। अच्छा, तो मुख्य बदलाव क्या है इसमें? कई चीजें हैं, जैसे अलग अलग तरह के PAs की परिभाषा को और रैशनलाइज किया गया है, मतलब और स्पष्ट किया गया है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया बताई गई है। PAs को अपने मर्चेंट्स की ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी है, मतलब उनकी जांच पड़ताल, उसके नियम और कड़े किए गए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है एस्क्रो अकाउंट्स के नियम। एस्क्रो अकाउंट्स वो क्या होते हैं? एस्क्रो अकाउंट एक तरह का होल्डिंग अकाउंट होता है। PA ग्राहक से पैसा लेकर पहले इस अकाउंट में रखता है, फिर सेटलमेंट के बाद मर्चेंट को देता है। ये सुरक्षा के लिए होता है। नए नियमों में यह साफ किया गया है कि इन एस्क्रो अकाउंट्स में कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, कौन से नहीं। ये सब नियम तुरंत लागू हो गए हैं। मकसद यही है कि डिजिटल पेमेंट्स और सेफ और रेगुलेटेड हों। समझ गए, यानी ग्राहकों और मर्चेंट्स दोनों के लिए बेहतर सुरक्षा। RBI ने एक और कदम उठाया है, एक रेगुलेटरी रिव्यू सेल बनाया है। ये क्यों? देखिए, RBI अपने रेगुलेशंस को समय समय पर रिव्यू करता रहता है ताकि वो बदलते समय के साथ रिलेवेंट रहें। इसी प्रोसेस को और मजबूत और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए ये RRC बनाया गया है। ये RBI के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के अंदर काम करेगा 1 अक्टूबर 2025 से। इसका काम क्या होगा? क्या ये सिर्फ RBI के अंदर ही रिव्यू करेगा? RRC का मुख्य काम होगा कि हर 5-7 साल में RBI के जितने भी रेगुलेशंस हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक इंटरनल रिव्यू करे। लेकिन सिर्फ इंटरनल नहीं, इसके साथ एक स्वतंत्र एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन AGR भी बनाया गया है। इसमें इंडस्ट्री के बाहरी एक्सपर्ट्स शामिल हैं। अच्छा, इस एडवाइजरी ग्रुप में कौन लोग हैं और उनका क्या रोल होगा? इसके चेयरमैन है SBI के फॉर्मर डिप्टी MD राणा आशुतोष कुमार सिंह। मेंबर्स में TT श्रीनिवासन, गौतम ठाकुर, श्याम श्रीनिवासन, रवि दुव्वूरू, NS कन्नन जैसे इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं। इनका काम होगा इंडस्ट्री का फीडबैक और पर्सपेक्टिव रेगुलेशन रिव्यू प्रोसेस में लाना RRC के जरिए। इसका कार्यकाल शुरू में 3 साल का होगा। तो ये अच्छी बात है कि रेगुलेशन सिर्फ टॉप डाउन नहीं बन रहे, बल्कि उन्हें लगातार परखा जा रहा है और इंडस्ट्री के अनुभव को भी शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, इससे रेगुलेशन ज्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बने रहेंगे। RBI से जुड़ा एक और अपडेट है इंटरऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स IORS पर।
FAQs जारी हुए हैं। ये IORS क्या चीज़ है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहां फिनटेक कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को रियल कस्टमर्स के साथ पर लिमिटेड स्केल पर टेस्ट कर सकती हैं। IORS यानी इंटरऑपरेबल। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक से ज्यादा रेगुलेटर के दायरे में आती हैं, जैसे RBI, SEBI, IRDI, IFSCA, तो वो रेगुलेटर्स मिलकर इस सैंडबॉक्स प्रोसेस को चला सकते हैं। RBI ने इस पर FAQs जारी किए हैं ताकि कंपनियों को क्लैरिटी मिले। भारत में अभी RBI, SEBI, IRDI और IFSCA के पास सैंडबॉक्स हैं, PFRDA का नहीं है। ये फिनटेक इनोवेशन के लिए अच्छा है। समझ गए। चलिए अब आते हैं आजकल के सबसे चर्चित टॉपिक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। नीति आयोग ने AI फॉर विकसित भारत रोड मैप और फ्रंटियर टेक रिपोजिटोरी लॉन्च किया है। क्या विजन है इसके पीछे? जी, इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया। विजन बहुत साफ है, भारत को AI और दूसरी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें ग्लोबल लीडर बनाना। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि AI को देश के हर जिले तक ले जाना है और इसके लिए कोलैबोरेशन जरूरी है सरकार, इंडस्ट्री, एकेडमिया के बीच। IT मिनिस्टर ने कहा कि AI हमारे काम करने और जीने का तरीका बदल देगा और युवाओं का कॉन्फिडेंस विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। इस रोड मैप के खास लक्ष्य क्या है और ये फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी में क्या है? रोड मैप का लक्ष्य है कि इंडस्ट्रीज AI को तेजी से अपनाएं और खासकर जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करके R&D को ट्रांसफॉर्म किया जाए। और रिपोजिटरी एक तरह का कलेक्शन है। देश भर से 200 से ज्यादा इम्पैक्ट स्टोरीज हैं जहां टेक्नोलॉजी, खासकर AI का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। नीति आयोग के CEO ने तो यहां तक कहा कि 8% ग्रोथ के लिए AI जरूरी है। इसके तहत कुछ नई पहले भी हैं। हाँ, दो मुख्य हैं। एक है फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव। इसमें 50 जिलों या ब्लॉक्स को टेक्नोलॉजी अपनाने में खास मदद दी जाएगी। और दूसरा है फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड्स फॉर स्टेट्स, राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो सरकार AI को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा ड्राइवर मान रही है। और इसी दिशा में एक बड़ा निवेश भी अनाउंस हुआ है। 500 डेटा लैब्स और भारत के अपने सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के लिए करीब 9,880 करोड़। जी, IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। इंडिया AI मिशन के तहत 500 से ज्यादा डेटा लैब्स बनेंगे। ये लैब्स AI डेवलपमेंट के लिए जरूरी डेटा देंगे और साथ ही भारत अपना खुद का बड़ा AI मॉडल, जिसे सॉवरेन LLM कहते हैं, वो डेवलप कर रहा है। सॉवरेन मतलब जो हमारे अपने कंट्रोल में हो, हमारे डेटा पर आधारित हो। किन कंपनियों को चुना गया है इसके लिए? कुल 8 कंपनियां या कंसोर्टियम चुने गए हैं। इसमें टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां भी हैं और एक भारत जन कंसोर्टियम भी है जिसे IIT बॉम्बे लीड कर रहा है। IIT बॉम्बे वाले कंसोर्टियम को ही 988.6 करोड़ रुपए का फंड मिला है 1 ट्रिलियन पैरामीटर वाला LLM बनाने के लिए। 1 ट्रिलियन पैरामीटर, ये तो बहुत बड़ा मॉडल होगा। इंडिया AI मिशन का टोटल बजट कितना है? पूरे मिशन का बजट 10,300 करोड़ रुपए है। इसका लक्ष्य सिर्फ LLM बनाना नहीं है, बल्कि भारत की अपनी AI कैपेबिलिटीज डेवलप करना है। इसमें सेक्टर स्पेसिफिक AI एप्लीकेशंस बनाना, सॉवरेन LLMs, GPUs का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, स्किलिंग, ये सब शामिल है। ये AI में आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ा कदम है। बिल्कुल, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी में ये बहुत महत्वपूर्ण निवेश है। अब ESG अपडेट्स पर आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भारत की प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 आई है। जी, ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी MOSPI ने जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs, जो UN के 17 ग्लोबल लक्ष्य हैं, उनको पाने में भारत की कितनी प्रगति की है। ये पूरी तरह डेटा पर आधारित है। इस रिपोर्ट का क्या महत्व है? ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि किन एरियाज में अच्छा काम हुआ है, कहाँ और ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों बताए गए हैं। जैसे SDG 7 यानी सस्ती और साफ ऊर्जा, उसमें बताया गया है कि कैसे सरकार की सौभाग्य और उज्ज्वला जैसी स्कीम्स ने मदद की हैं। ये दिखाता है कि सरकारी नीतियां कैसे SDG से जुड़ी हैं। तो ये एक तरह से देश का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कार्ड है। चलिए अब आखिर में कुछ अहम कानूनी फैसलों पर बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है ऐश्वर्या राय बच्चन के केस में, पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर। जी हाँ, ये मामला है ऐश्वर्या राय बच्चन वर्सेस aishwaryaworld.com एंड ऑर्ड्स। इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स जैसे नाम, इमेज, आवाज, यहाँ तक कि AI डीप फेक, इनके गलत इस्तेमाल के खिलाफ केस किया था। कई वेबसाइट्स उनके नाम पर सामान बेच रही थीं, चैटबॉट्स थे, यूट्यूब पर डीप फेक वीडियो थे। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? ये पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं? कोर्ट ने साफ कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े होते हैं। नाम, तस्वीर, आवाज, सिग्नेचर या कोई भी ऐसी चीज जिससे उनकी पहचान हो। कोर्ट ने माना कि इनका बिना इजाजत इस्तेमाल करना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की आजीविका, गरिमा और निजता पर भी हमला है। अनिल कपूर वाले केस का भी जिक्र हुआ। और कोर्ट का आदेश क्या रहा? कोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में एक्स पार्टे एड इंटरिम इंजंक्शन दिया। मतलब डिफेंडेंट्स को तुरंत उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने से रोका गया। प्लेटफॉर्म्स को URL हटाने का आदेश दिया गया और मेटी.co को ब्लॉकिंग निर्देश जारी करने को कहा गया। अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को है। ये डिजिटल एज में खासकर
AI डीप फेक के दौर में बहुत ज़रूरी फैसला है। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, शायद आम लोगों के लिए भी आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट बनेगा। निश्चित रूप से ये पर्सनालिटी राइट्स को कानूनी तौर पर और मजबूती देता है। एक और अहम मामला सुप्रीम कोर्ट से है, आत्मरक्षा के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस पर राकेश दत्त शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। हाँ, इस केस में अपेलेंट एक डॉक्टर थे। केस के फैक्ट्स के अनुसार मृतक ने पहले डॉक्टर पर गोली चलाई, जिसके बाद डॉक्टर ने बचाव में गोली चलाई, जिससे मृतक की मौत हो गई। निचली अदालतों ने डॉक्टर को सेक्शन 304 पार्ट 1 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। किस बेसिस पर? जी, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के सिद्धांतों को फिर से समझाया। कोर्ट ने कहा कि आत्मरक्षा के अधिकार के लिए रीजनेबल एप्रीहेंशन यानी जान या गंभीर चोट का उचित खतरा महसूस होना काफी है, जरूरी नहीं कि हमला हो ही जाए। और बचाव में इस्तेमाल की गई ताकत को अरिथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड से नहीं तोला जा सकता, मतलब स्थिति की गंभीरता और खतरे की आशंका दिखी जाएगी। और ये साबित करने का बोझ किस पर होता है कि आत्मरक्षा में काम किया गया? कोर्ट ने कहा कि ये बोझ अभियुक्त पर होता है, लेकिन उसे ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर सबूतों से ये संभावना बनती है कि आत्मरक्षा में काम किया गया होगा तो उसे इसका फायदा मिलना चाहिए। तो इस केस में फाइनल फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों का फैसला रद्द कर दिया और डॉक्टर को बरी कर दिया, ये मानते हुए कि उन्होंने आत्मरक्षा में काम किया था। ये फैसला आत्मरक्षा के कानून को समझने में मदद करता है। बहुत जरूरी कानूनी क्लैरिफिकेशन। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ खास अपडेट्स और उनका विश्लेषण। जी, ये था आपका मंडे ब्रीफ। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी अपडेट्स के साथ। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अहेड। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।